Namaskar everyone, this is your course instructor Khushwant Patnani. Let us start off with the session. हम आज integration को ही continue कर रहे हैं, right? And here is the illustration of the concepts that we are doing today. पहली चीज हमने कल यानी कि लास्ट क्लास में जो सीखा that was एक सबसे पहले हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया that is integration, है ना? हमने बताया कि ये जो डिफरेंशिएशन थी उसका जस्ट रिवर्स है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे एक नया फंक्शन आता है, इस नए फंक्शन को जब वापस इंटीग्रेट करोगे तो पुराना वाला फंक्शन आ जाएगा। हमने ये एक बात समझा, ठीक है। फिर हमने देखा हम जनरली समेशन ऑफ y डेल्टा x, है ना, सच दैट लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको हम कहने लगते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है कि नहीं। उसके बाद अपन ने देखा कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट, है कि नहीं। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वी लर्न दिस यस्टरडे, करेक्ट। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। नाउ द पॉइंट इज वी लर्न कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आती हैं, लेट्स से फ्रॉम a टू b, और हम लिखते हैं y dx, राइट। उसी तरह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, लिमिट्स नहीं आती है, सिर्फ y dx लिखते हैं। जो भी आंसर आता है, लेट्स से g of x, तो हम लिखते हैं g of x plus c is the value of z। सपोज अगर z is that differential, यहां पर हमको वैसा करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने इस तरह से दो तरह की इंटीग्रेशन देखी थी, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, राइट। तो अब हम लोग उन फॉर्मूलाज को भी चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x, राइट। प्लस c तो आ ही रहा है हर जगह, है ना, दैट इज बाय डिफॉल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो क्या हो जाता है, x क्यूब बाय 3, राइट। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x कितना हो जाता है, साइन ऑफ x। क्यों, क्योंकि अरे भाई हमने साइन को डिफरेंशिएट किया था तो कॉस आया था, इसका मतलब कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा, राइट। हो रहा है ना क्लियर, ठीक है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट हमने क्या समझा। अगला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा इसी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स यू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, एवरीवेयर यू विल हैव प्लस सी, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस e, या इसको अपन लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फिर हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कुछ सिंपल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखे, है ना। इंटीग्रेशन के रूल्स भी देखे हमने कल, राइट, आप लोगों को याद भी हैं। सो इसी में अगर ax प्लस b आ जाता है तो डिनोमिनेटर में अपन a लिख देते हैं, हमको ये समझ में आ गया था, ठीक है। ओके कल जिस पॉइंट पे हमने एंड किया था, है ना, मैंने आपको कहा था कि tan x का इंटीग्रेशन करो, है ना। हमने एक मेथड अपनाने की कोशिश किया था u और v वाला, बट समवेयर वी वर नॉट एबल टू गेट द आंसर। तो मैंने कहा था अच्छा ये सोचो कि क्या कोई और तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ tan x लिखने का। तो आज एक और तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या ट्राई करते हैं, देखो लिखो सभी लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट पेज को अगर दोबारा लिखना हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, पहले लिसन टू इट केयरफुली। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करते हैं उसी के बेसिस पे अपन इसको समझते हैं। देखो अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x, है ना, dx, ये मुझे निकालना है i की वैल्यू, आई हैव टू फाइंड दिस आउट। कैसे फाइंड करूं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, राइट,
होल बाय कॉस ऑफ एक्स, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ना cos x को जो डिनोमिनेटर में है इसको t ले लेते हैं। देखना क्या कर रहा हूं मैं, लेट cos of x इज इक्वल टू t। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय x। करो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करो, क्या आता है बताओ मुझे। cos x का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस साइन x, हाँ या ना, और यहां क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, ऐसे ही होगा, राइट। ये क्लियर है स्टेप, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ये दिख रहा है सबको, मैंने क्या किया, dx को साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन को दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है एकदम। अगर ये क्लियर है तो देखना अब अपन क्या करेंगे, बड़ा ही मजेदार काम। यहां पर साइन एक्स dx की जगह अपन लिख देंगे माइनस डी टी। साइन एक्स dx की जगह अपन लिखने वाले हैं माइनस ऑफ डी टी। ध्यान से देखना, ठीक है। सो आई राइट दैट हियर, देयरफॉर आई बिकम्स, है ना, जो पहले था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx होल बाय कॉस एक्स। इसमें अपन cos x को क्या रखने वाले हैं, cos x को अपन क्या रखने वाले हैं, देखो t रखने वाले हैं, हाँ या ना, वो तो आया ही, अपने लिया ही था cos x को t। तो देखो अब ये इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है क्या, मुझे बताना, ठीक है। सो दिस इंटीग्रेशन नाउ बिकम्स sin x dx की जगह माइनस dt, है ना, और cos x की जगह t। अरे वाह सर, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो हम जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू होती है माइनस डी टी अपॉन टी। अच्छा सर, हमने तो पढ़ा हुआ है। मैं पूछूंगा क्या पढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स या फिर 1 बाय x का इंटीग्रल होता है log ऑफ x। सर ये तो आपने अभी भी पढ़ाया था। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल पढ़ाया था। तो अपन को बस यहाँ क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर x ना होकर t है तो हम लिखेंगे माइनस log ऑफ t साथ में एक c। अब क्या t के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, नहीं, क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया हुआ था, किसके टर्म्स में दिया हुआ था, x के टर्म्स में। तो अपन x के टर्म्स में इसको लिखेंगे। देखना अब हम ये बात रूल जानते हैं कि अपन लोग कि a इंटू लॉग ऑफ b, ध्यान से देखना, a इंटू लॉग ऑफ b को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ b पावर a। जो भी लॉग के पहले टर्म रहता है ना वो b के पावर में चला जाता है। ये एक लॉगरिथम का रूल है, ठीक है, लॉगरिथम का क्या है, रूल है। यहां पर लॉग के पहले कौन सा टर्म है, माइनस वन है, तो हम माइनस वन को कहां ले जाएंगे, t के पावर में, कहां ले जाएंगे, t के पावर में। ध्यान से देखो, लॉग ऑफ t टू द पावर ऑफ माइनस वन, है ना, राइट। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, सी हर जगह अज्यूम करो है, ठीक है, लॉग ऑफ 1 बाई टी लिख सकते हैं ये। अरे ऑब्वियस बात है सर, आपने तो सिखाया ही है, x पावर माइनस ऑफ a का मतलब होता है 1 बाय x पावर a। अरे सर इसमें हमें क्या सिखाना है, ये तो हमको पता ही है, हमने तो ये पहले पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अब पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सर, देखो अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो यहां देखना, तो ये क्या हो गया, therefore we have log to the base e 1 by t। t क्या था, cos x था, तो log of 1 by cos x, log of 1 by cos x plus c, which gives us natural log of sec of x, natural log of sec of x plus c। ये किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan of x की विथ रिस्पेक्ट टू x, tan of x की विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हुआ अपने सवाल का जवाब। मैं इसको दोबारा दोहराता हूं, ध्यान से फिर से सुनो, ठीक है। हमने क्या किया, सो वी हैड टू इंटीग्रेट tan of x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, अब की बार लास्ट टाइम एक मेथड वर्क नहीं किया,
तो हमने सोचा अब हम दूसरा मेथड यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x के लिए हमने क्या लिखा है इसको, sin x by cos x, फिर cos x की जगह अपन ने लिख दिया cos x को अपन ने t मान लिया, फिर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, है ना। तो हमारे पास यहाँ dt by dx आया, यहाँ पे माइनस sin x आया। फिर हमने लिखा कि भाई sin x dx को मैं माइनस dt लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया उसकी जगह, cos x की जगह t किया। अब बस इसके बाद तो सिंपल सा मैथमेटिक है कि अपन ने 1 by t को इंटीग्रेट किया t के रिस्पेक्ट में, तो आता है log of t, और t की जगह हमने वापस क्या डाल दिया, cos of x। तो यहां से सिंपल ये रूल लगाकर कि -1 मल्टीपल में है तो उसका पावर बन जाएगा, anything to the power -1 is equal to 1 upon that thing, and then you get the answer log of natural log of ln natural log of sec x is the integral of tan x when integrated with respect to x। अगर ये बात क्लियर हो गई है और अगर नहीं भी हुई है तो पहले लिख लो अपनी कॉपी में, लेट दिस बी रिटन, ओके गेट गोइंग। फर्स्ट राइट इट डाउन, यस क्लास। और अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है उसको कहाँ लिखना है, नोट पैड में, याद आ रहा है, लिख लो, यस। और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना। समझ समझ के लिखना, सिर्फ छपन छपाई नहीं करना, समझ समझ के लिखना एक एक स्टेप को। जैसा मैंने बताया मेरी आवाज को अपने कानों में गूंजने दो, अच्छा सर ने ये बताया, ओके ओके ओके, ऐसा प्रोसेस करो। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना है सबको, ठीक है। एंड प्रोसेस इट इन योर ब्रेन, मतलब अपने दिमाग में उतरने दो सारे प्रोसेस को कि अच्छा सर ने ये करा है, परकुलेट होने दो, ठीक है। मैं जानता हूं मन में सवाल होंगे, राइट, ऑफ कोर्स होने ही चाहिए, बट देन अभी उन सवालों को लिख लेना है अपने नोटपैड में। नोटपैड लेके बैठना है हमेशा क्लास में, है ना, डाउट क्लियरेंस नोटपैड लेके बैठना, उसमें आप डाउट्स को नोट करोगे। ये क्लियर हो रहा है सबको? जैसे आपने लिख लिया अपने कॉपी में तो हैंड रेज करना, राइट, ओके। आगे बढ़े, तेजस आर यू डन? आई थिंक आपने हैंड रेज नहीं किया है, बाकी सबने कर लिया है। लेट मी नो एज सुन एज यूर डन, ठीक है, वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। सो अगला सवाल देखना, ठीक है। अब इसको ट्राई करना, कैसे बना सकते हैं सोचना पहले। आई ड्रॉ द फिगर हियर, ठीक है। तो अपन ने बोर्ड बना लिया है, अब सवाल लिखते हैं। तो सवाल है अब की बार
तो जरूरी नहीं है इस एप्लीकेशन पे बेस्ड हो, ठीक है, वो किसी भी एप्लीकेशन पे बेस्ड हो सकता है। देखो अब की बार मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा सर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको ट्राई करो। दो तरीके ही हैं जो आपने अभी तक सीखे हैं अननोन तरह के इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। एक तरीका है u और v वाला, जहां पे अपन सेकंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन वाला। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, मतलब u और v का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या था फॉर्मूला? आप सबके ईज के लिए मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ first function into second function is equal to first function into integration of second function minus integral of differentiation of first function dot integration of second। ऐसा अपन ने लिख लिया होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा अब यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर आता है क्या। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू 1 लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जहां पर लॉग है फर्स्ट फंक्शन और 1 है सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1, राइट, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 by x, करेक्ट, टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1, है कि नहीं। इस पूरे का क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, याद करो, x होता है कि नहीं। तो log ऑफ x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 फिर से कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो यहां वो लिख लिए, एंड देन x और x कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। आगे क्या आया, आगे देखो, x टाइम्स ऑफ log ऑफ x होल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अरे सर इसके लिए भी तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन, मैं बोलूंगा लिख लो, तो आप लिखोगे x log x माइनस ऑफ x। ये किसकी वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको यहाँ जस्ट का तस लिखते हैं, यहाँ लिख लेता हूं आपके लिए, वी गॉट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ x, राइट, dx is given by x log x minus x। जहां पर ये log में अगर नहीं लिखा हुआ है तो इट इज बेस e, ठीक है। तो इसको अपने पास लिख लो। मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, हमने सिंपली यहां पर ये फंडा लगाया, ठीक है, ये वाला, और इससे फिर हमने सॉल्व किया, राइट, दैट इज द बेसिक एजेंडा। ये u है, ये v है, एंड वी हैव सॉल्व्ड इट फर्दर, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, went on to solve integration of tan of x by substitution, ठीक है, फिर हमने ये बनाया, ठीक, ओके। अच्छा एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। अब ये सवाल में हम क्या करने जा रहे हैं, ये सवाल में हम, आप बताओगे इनफैक्ट किस तरह का फंडा लग सकता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू। सो मैंने तरीके सिखा दिए हैं, है ना, अब आपको सोचना है कौन सा तरीका लगना चाहिए। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। सो आई टेक, लेट्स से, इंटीग्रेशन ऑफ log of x of course to the base e whole by x dx, इसको निकालना है। अब सोचो जरा क्या होना चाहिए सवाल का सॉल्यूशन और तरीका, अप्रोच, है ना। कॉन्सेप्ट को ध्यान से अभी तक हम अगर जिसने समझा है, he or she will be able to figure it out, इसको कैसे बनाना है।
मैं हिंट दूं आपको, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, मैं हिंट दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब ट्राई करो, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सोचो जरा क्या होना चाहिए। देखो, क्या मैं log x को t ले सकता हूं? ले सकता हूं क्या? सोचो, अगर अपन log x को t लेंगे तो क्या होगा, ये सोचो, है ना। गलतियां करना इज नेवर एन इशू, करो, बहुत गलतियां करो, लेकिन हर गलती से सीख लो, दैट इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ डूइंग अ मिस्टेक। तो log ऑफ x को t ले लो, राइट, क्लियर है। अब इसके बाद अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1/x और यहां क्या आ जाएगा, dt/dx, राइट। इसका मतलब मैं dt को क्या लिख सकता हूं, dx/x लिख सकता हूं क्या? अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सर देखो, हम ही बना लेंगे ये सवाल, ये तो बड़ा सिंपल है। हम कैसे बनाएंगे? तो सर आपने लिखा था log ऑफ x अपॉन x dx, और आपने log ऑफ x को सर t ले लिया, यहाँ पर आपने log ऑफ x को t ले लिया, तो हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना सर, log ऑफ x की जगह t लिख लेते हैं। और इसके साथ दूसरा टर्म क्या आ रहा है, dx अपॉन x। अरे सर dx अपॉन x तो dt है, तो यहाँ मैं dt लिख देता हूँ सर। मैं बोलूंगा ठीक है, लिख दो। फिर आप बोलोगे सर अब मैं क्या जानता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन होल बाय n प्लस वन, तो ऐसा ही कुछ t के लिए भी होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। फिर मैं कहूंगा यार देखो, क्वेश्चन में तो टी नहीं दिया हुआ है, तो अब आप क्या करना है? तो आप बोलोगे अरे सर मैं आगे बताता हूँ ना, फिर आप खुद ही बताओगे कि सर टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ एक्स होल का स्क्वायर होल बाय 2 प्लस सी, है ना। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। हमने क्या किया है यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x बाय x करने के लिए वी हैव एडॉप्टेड एन अप्रोच, और इस अप्रोच का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया है हमने, बस log ऑफ x इज इक्वल टू t लिखकर डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dt की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, t की वैल्यू को इनफैक्ट log ऑफ x को यहां सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन वी गॉट द आंसर। जैसे ही आपने ये लिख लिया है, हैंड रेज। ठीक, ध्यान से एक बार फिर से जो भी अभी तक अपन ने किया उसको दोबारा देख लो, फ्रॉम द फर्स्ट पेज अंटिल दिस पेज, दोबारा से सोल्यूशन को पलटो। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप दोबारा से सारे पेजेस को एक एक करके गो थ्रू करो अपनी हैंडराइटिंग में, जहां आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, नॉट ऑन द बोर्ड, अपनी कॉपी में जहां लिखा हुआ है उसी को देखो दोबारा से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर हम कैसे पहचाने कहां पर कौन सा फंडा यूज हो रहा है, तो मेरे पास इस सवाल का जवाब ये है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, राइट, इन द बुक्स लाइक आर डी शर्मा, है ना। देन यू हैव लॉट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, अगर आप लोग चाहोगे तो वील लॉन्च वन मोर असाइनमेंट, एक तो ऑलरेडी आपके पास है ही, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, ठीक है, यू विल गेट मोर असाइनमेंट्स इन टाइम्स टू कम, बट पहले उसको सॉल्व करो, वो बेसिक्स है इंटीग्रेशन के।
ठीक है। उस असाइनमेंट को यूज करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक दो और कॉन्सेप्ट लगेंगे, मैं वो यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, देखना। मैंने अभी अभी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का की बात कही है ना, उसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। हमने ये सीखा था कल, है ना, कि अगर सपोज कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन है अपने पास, लेट्स से कोई एक कर्व है अपने पास, उसका इंटीग्रेशन अपन ने लेना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अपन ने तरीका देखा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, दिस एरिया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसे कहते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। आप अपने हैंड डाउन कर सकते हो क्लास, ठीक है, ओके, थैंक यू। देखना, अब इस एरिया अंडर द कर्व को अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहा था, लेकिन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, राइट, तो यहाँ ए से लेकर बी तक। तो अब मैं आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करने का तरीका बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सहज है, इजी है, आसान है ना। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज दिया हुआ है हमारे पास, लेट्स से सम फंक्शन इन एक्स, ठीक है, और यहां पर है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स की लिमिट सही है ना, और यहाँ पर फंक्शन है, मतलब एक्स के टर्म्स में कोई वैल्यू है, साइन एक्स, टैन एक्स, 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ई पावर एक्स, कुछ भी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सपोज आपके पास जो नई वैल्यू आई दैट इज सम अदर फंक्शन इन एक्स, एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ अपन ने एक्स किया सपोज, ठीक है, तो इससे क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर एक्स है एफ ऑफ एक्स, राइट, और एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज जी ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, है ना, एक ब्रैकेट बनाते हैं, और यहां नीचे लिखते हैं a और यहां ऊपर लिखते हैं b, या फिर x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, x की जगह a डालते हैं और x की जगह b डालते हैं इस फंक्शन में, यहां पर x की जगह a डालते हैं और x की जगह b डालते हैं, और सिंपली उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कैसे, यहां पर पहले b डालेंगे x की जगह, फिर a डालेंगे x की जगह, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब, यू विल राइट हियर, यहां पर x इज इक्वल टू a और यहां पर x इज इक्वल टू b, 2 तो कांस्टेंट है ना, चाहो तो 2 को कॉमन निकाल लो, राइट, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर पहले x की जगह क्या आएगा, b आएगा, तो b का स्क्वायर, फिर x की जगह क्या आएगा, a आएगा, तो a का स्क्वायर, और इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं लिमिट का सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसको बोलते हैं लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसको अपने पास लिख लो, जो भी अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसको अपने पास नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, साथ साथ में, हियर इज द एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x, है ना, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। तो cos का इंटीग्रल मैं क्या जानता हूं, कितना होता है, साइन ऑफ x, कितना होता है, साइन ऑफ x, ठीक है, ऐसा लिखो। अच्छा, फिर यहां क्या लिखोगे, 0, यहां लिखोगे पाई, राइट। अब क्या करना है, पहले x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करना है, फिर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0, तो करो ऐसा, यहां पर x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर लो और x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। हम क्या जानते हैं, साइन ऑफ 180 या साइन ऑफ पाई कितना होता है, 0 होता है, और साइन ऑफ 0 भी कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर कैसा आ गया, 0, ठीक है।
लिख लो ये अपने पास। इसी को हम, जो अभी हमने किया, इसी को हम और भी क्या कह रहे हैं, यहां देखो, और भी क्या कह रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। क्या कह रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, राइट, राइट, एरिया अंडर द कर्व। तो अब यहां पर इस कर्व को एनालाइज करते हैं, है ना, इन कर्व्स को एनालाइज करते हैं। तो यहां जब मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, तो एक यहां पर x क्या है, एक्चुअली ये y है, राइट, जिसको मैंने इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब हमने अगर कहा है y इज इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट y इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले कर्व बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। याद आ रहा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से। यहां पर m की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है क्लास, 1 है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, याद आ रहा है, ये है y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन। अब मुझे कहा जा रहा है इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, मतलब हम इस कर्व के अलोंग दो कोई भी पॉइंट्स चुनते हैं, है ना, हियर वन इज एट पॉइंट a एंड द अदर इज एट पॉइंट b। अब जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं a से b, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, देखो यहां पर एरिया अंडर द कर्व, याद आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कब कैलकुलेट होगा, कब कैलकुलेट होगा, जब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये मुझे क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब दिस पर्टिकुलर एरिया जो अभी मैंने शेड किया, राइट। सो दैट इज बीइंग गिवन बाय, देखो कितना आ रहा है, ये एरिया कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, राइट, क्लियर हो रहा है। अच्छा, पहले जो भी मैंने इस पेज पर लिखा है वो अपने पास लिख लो, उसके बाद मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये एरिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है ना, ये प्रूव करते हैं अपन, पहले लिख लो। और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर कर्व है, ठीक है, ओके, लिखा सबने। अब एक बार जो भी अपन ने लिखा है इस पेज में, इसको दोबारा से पढ़ लो, रीड इट अगेन।
हमने वही देखा जो हमने कल देखा था, इतना हमने समझ लिया था कि इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व आता है। आज बस हमने ये देखा कि लिमिट्स को कैसे लगाया जाता है इंटीग्रेशन में। पहले पहला वाला फंक्शन लेते हैं, है ना, फिर दूसरा वाला जो भी लिमिट है, पहले फर्स्ट लिमिट लेते हैं और फिर दूसरी लिमिट लेते हैं, और क्या करते हैं, उनको x की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं इस फंक्शन में, है ना, और सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 आ रहा था, तो पहले इसमें x की जगह b डाले, फिर x की जगह a डाले, फिर क्या कर दिए, इनको सबट्रैक्ट कर दिए, तो क्या हो गया, b स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2। फिर 2 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, या चाहो तो 2 को पहले कॉमन ले लो, डजंट मैटर, राइट। अब मैंने क्या कहा, अपन प्रूव करके देखते हैं क्या सच में इस जगह का एरिया इतना ही आता है क्या, हम कैसे विश्वास कर लें सर। तो मैं कहूंगा, अगर आपको ज्योमेट्री आती है, जो आपने क्लास 9-10 में ज्योमेट्री पढ़ी है, अगर वो आपको आती है तो आप यहाँ पर इस 11वीं के सवाल को बना लोगे। कैसे? सभी लोगों ने एक फिगर का नाम सुना, उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। उसके बारे में अपन ने सुना है कभी, याद आ रहा है क्या? फ्रॉम समवेयर बैक इन द हिस्ट्री हमने एक ऐसे फिगर के बारे में पढ़ा है जिसको अपन कहते हैं ट्रेपेजियम, है कि नहीं? तो देखना यहाँ पर उस ट्रेपेजियम के लिए हमको बस एरिया निकालना है। देखो ये हमारी लाइन थी, राइट, दिस इज द लाइन वी वर टॉकिंग अबाउट, जो कि कहां से कहां एक्सटेंड कर रही है, जिसके लिए अपन को एरिया निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स x इज इक्वल टू a टू पॉइंट x इज इक्वल टू b, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो मैं इसको मार्क करता हूं और अपने स्पॉटलाइट से दिखाता भी हूं। देखो दिस वन, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसको मैं नेम कर देता हूं, लेट्स से P Q R S। ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको, है ना? अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, यहां पर इस ट्रेपेजियम के लिए हम एरिया कैसे लिखते हैं पता है आप लोगों को? हाफ इंटू सपोज इस एक साइड की जो लेंथ है यहां पर, दिस लेंथ, लेट्स से दैट इज, हम इसको कितना लेंगे बताओ, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे लेट्स टेक दिस एज ई, है ना, लेट्स टेक दिस एज एफ, ठीक है। एक साइड की लेंथ को अपन ने ई ले लिया, दूसरे साइड की लेंथ को अपन ने एफ ले लिया, ठीक है, और इनके बीच के डिस्टेंस को अपन स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है जानते हो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एक मिनट, सो आई विल राइट इट हियर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is given by half into sum of parallel sides into distance between them। मतलब half into sum of parallel sides, मतलब E plus F, right? half into sum of parallel sides into distance between them। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। ये याद आ रहा है आप लोगों को? ये याद आ रहा है सबको? half into sum of parallel sides into distance between them, right? ठीक है, right? Okay। अब हम यहां पर देखते हैं इन साइड्स की क्या क्या वैल्यू है। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स है, याद आ रहा है? लाइन कौन सी थी? y इज इक्वल टू एक्स थी, है ना? तो इस लाइन के लिए हम पॉइंट्स में जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर x की वैल्यू b है, मतलब y भी कैसा है? b है। अच्छा, इसका मतलब q पॉइंट पर, q पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो यहां पर अगर x a है तो y भी कितना होगा? a होगा, हाँ या ना? राइट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज b। अरे भाई y का कोऑर्डिनेट b आ रहा है ना, तो ये लेंथ कितनी हो गई? b हो गई। उसी तरह से यहां पर y का कोऑर्डिनेट a आ रहा है x के इक्वल, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? a हो गया, राइट। तो इसका मतलब जैसे
यहाँ पर साइड्स कौन कौन से थे, ई और एफ थे, हमारे पास क्या हो गए ए और बी। इनके बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या, ये डिस्टेंस कितना है बता सकते हो? देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल ज्योमेट्री है। अगर आपने पढ़ा है क्लास 8 9th में ध्यान से तो ये समझ पाओगे कि ये जो ग्रीन एरो से अभी मैंने मार्क किया है ना, ये डिस्टेंस बी है, राइट, ये डिस्टेंस बी है। और जो अब मैं ऑरेंज एरो से मार्क करने जा रहा हूं, राइट, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, राइट, ये डिस्टेंस कितना है, ए है, करेक्ट। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, हाँ या ना, राइट, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b माइनस ए, यही होगा, b माइनस ए, लिख सकते हैं ऐसा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट b माइनस ए, दिस वन, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो r है ये किसके इक्वल हो गया, b माइनस ए के इक्वल हो गया। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, हाफ इंटू ई की जगह a, f की जगह b, है ना, r की जगह कितना आ जाएगा, b माइनस ए, राइट, क्लियर, कितना हो गया। अब देखो b माइनस ए और b प्लस ए क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी ना होकर b माइनस ए है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू हाफ। ये क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फ्रॉम ज्योमेट्री। तो अपन ने क्या यूज किया, ज्योमेट्री को यूज करके एरिया निकाल दिया, एरिया अंडर द कर्व। और यही एरिया अपन कितना लेके आए थे, देखो यही आ रहा था, देखो हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर से कितना आया एरिया, हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो मैं ये सब छोटी छोटी बातें बारीकियां क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में आने वाले चैप्टर्स में आपको ये हर दूसरे कदम पर काम आने वाला है, चाहे ज्योमेट्री कह लो या इंटीग्रेशन कह लो, है ना। दोनों से ही आपको एरिया निकालना आना चाहिए, अंडर द कर्व एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। एप्लीकेशन जैसे देखोगे ना आपको लगेगा ओ सर आपने इसीलिए बताया था क्या, ओके सर ये तो मुझसे बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी क्लास, दिस वाज द स्टोरी। एक और फॉर्मूला यू अपने पास नोट कर लो, एक चीज होती है मीन निकालना। क्या होता है, मीन निकालना। मीन का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, है ना। तो जैसे अपन क्या लिखते हैं, सम के लिए अपन कल सीख चुके हैं, कल सम के लिए अपन ने देखा है। सपोज अपने पास क्वांटिटीज हैं x1 x2 x3, इन सबका सम करना है, ठीक है। और सपोज टोटल इन n वैल्यूज आएंगे, कितनी वैल्यूज हैं, n वैल्यूज हैं। तो इसको अपन कल क्या सीख चुके हैं, कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ x ऑफ i, है ना, होल बाय n, राइट। अच्छा, लेकिन ये कब होता था, जब क्वांटिटीज डिस्क्रीट होती थी। डिस्क्रीट होना मतलब अलग 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 होना। लेकिन अगर क्वांटिटीज एक साथ हो तो, कंटिन्यूअस हो तो, जैसे इंटीग्रेशन को या फिर y जब x के साथ चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पर, यहां पर सपोज किसी एक जगह पर x की वैल्यू 1 है, इसकी ठीक बाद हो रही होगी, हो सकता है x इज इक्वल टू 1.1, उसके बाद हो रही होगी 1.2, फिर हो रही होगी x की वैल्यू 1.3। मतलब ये सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में हैं, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में हैं। तो अगर सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में हैं अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, तो यहां पर अब डिस्क्रीट की बात नहीं हो गई। डिस्क्रीट मतलब देखो ऐसा, इसको डिस्क्रीट बोलेंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क समझो। देखो ग्राफ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क समझो। उसी से अपन मीन को समझेंगे, जो मैं आपको मीन का फॉर्मूला दे रहा हूं ना उसको समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, कोई एक वैल्यू, फिर यहाँ कोई दूसरी वैल्यू, फिर यहाँ कोई तीसरी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, एक दूसरे से अलग अलग होना, है ना, डिस्क्रीट, अलग अलग होना। अच्छा, लेकिन फिर अपन एक और टर्म की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, मतलब लगातार चेंज करना। देखो जैसे जैसे x बदलते जा रहा है, देखना यहाँ पर x की कुछ वैल्यू रही होगी, है ना, उस पर कुछ y की वैल्यू है। देखो यहाँ पर x कुछ रहा होगा कि नहीं, उस पर y कुछ है, उस पर कुछ y है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ x होगा,
उस पर कुछ y है, राइट। उसी तरह से यहां कुछ x रहा होगा, उस पर कुछ y है, करेक्ट, ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा अलग अलग x के लिए अलग अलग y की वैल्यू आ रही है, अलग अलग x के लिए अलग अलग y की वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, लगातार x के चेंज होने से y चेंज होता चला जा रहा है। देखो यहाँ पर x चेंज हो रहा है अलोंग दिस लाइन, कहीं पर 1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.4 होगा, अलग 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 वैल्यूज ले रहा है। उन अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारे पास y भी चेंज हो रहा है, y भी अपनी वैल्यूज बदल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हमारे पास x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। कैसे चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। मतलब यहां पर जरूर कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए 1.3 आ रहा होगा, है ना, जिसके लिए 1.3 आ रहा होगा। तो अपन ने बेसिकली क्या देखा, अपन ने ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बाद मैं आपको मीन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैंने बोला अगर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, है ना, तो उनका मीन निकालने का ये तरीका है, उनका मीन निकालने का ये तरीका है। लेकिन अगर वैल्यूज डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूअस हो, कुछ इस तरह से, जैसे देखो यहां पर देयर इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ y with respect to x, तो यहां लिख सकते हो आप चाहो तो as a note, this one is basically continuous variation of y with respect to x। मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। मुझे ये क्लियर हो गया, ठीक है, राइट। तो अब जैसे ही कंटिन्यूअस की बात आती है ना, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, समेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, और ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, राइट, फ्रॉम a टू b होल बाय b माइनस a। इसको मैं यहां दोबारा लिखता हूं आप लोगों के लिए, ये आपको ना क्लास 12th में भी बहुत काम आने वाला है, क्लास 11th में भी बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एक एप्लीकेशन तो हो गई कर्व के अंडर का एरिया निकालना, दूसरी एप्लीकेशन हो गई मीन निकालना। देखो मैं इसको यहां दोबारा लिख रहा हूं, मीन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y dx from a to b whole by b minus a whole upon b minus a, राइट। ये फॉर्मूला है ना, इसको अगर अपन ने समझ लिया तो अपने आप ही आने वाली चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज मैं कहता हूं फाइंड द मीन ऑफ y इज इक्वल टू x, यही कर्व जो अपन देख रहे थे, फ्रॉम x इज इक्वल टू लेट्स से 0 टू x इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे करोगे, देखो आप लिखोगे मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx होल बाय b माइनस a, और यहां पर लिमिट्स फ्रॉम a टू b। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y की क्या वैल्यू है, x है, तो इसको यहां लिखते हैं। a क्या है अपने पास 0, b क्या है अपने पास 1, होल बाय 1 माइनस 0 होल बाय 1 माइनस 0, फिर क्या आ जाएगा, अच्छा x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या अपन, हाँ क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, क्या होता है x स्क्वायर बाय 2। इसमें लिमिट्स क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 0 से 1, है ना, और डिनोमिनेटर में तो 1 था, राइट, तो वो गायब हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लो, है ना। अब यहाँ पर x की जगह पहले क्या डालोगे, 1 डालोगे, फिर क्या डालोगे, 0 डालोगे, और उनको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू x, मैंने अगर इसका मीन लेना है from some value to another value, I will write this formula and just substitute the expression in order to get this equation। ये होता है मीन का कैलकुलेशन। तो अब यहां पर देखना, ये जो मैंने n लिखा है ना, ये क्या था, n was the
नंबर ऑफ डिस्क्रीट टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ डिस्क्रीट टर्म्स। यहां पर अपन ने इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, b माइनस ए से। क्यों किया है, देखो ये वाला पूरा का पूरा पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स होता था, अब वो क्या हो गया, पूरा एक स्पेस बन गया। स्पेस बन गया कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक। देखो पहले जो सपोज ये टर्म्स होते थे, दिस वाज वन टर्म, दिस वाज टू टर्म, है ना, दिस वाज सपोज थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म्स होते थे। अब क्या हो गया, अब हमारे पास एरिया हो गया पूरी तरह से ये। अब अपन इस पूरी यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है, तो rather देन टेकिंग डिस्क्रीट नंबर ऑफ टर्म्स, हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये वाला पूरा पार्ट ले लिया, दिस इज b माइनस ए, है ना। देखो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, b माइनस ए से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। और समेशन जो रहता है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, समेशन जो रहता है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। ये अपन ने समझा ही है कि नहीं, राइट, क्लियर हो रहा है ये। तो ये एक तरीका है ना, ये एक तरीका है आप लोगों को समझाने का बेसिकली, कि अगर मीन को अगर अपन डिस्क्रीट मोड में देखते थे, है ना, इन द डिस्क्रीट मोड, सो दिस वाज द फॉर्मूला, जब वैल्यूज अलग अलग होती थी, राइट। लेकिन अगर अपन कंटिन्यूअस मोड में देखते हैं, किसमें देखते हैं, कंटिन्यूअस मोड में देखते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब y के टर्म्स में आपने कोई इक्वेशन लिख दी जहां पर x हर वैल्यू अज्यूम कर सकता है, 0, 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.99, 0.990, राइट। अलग 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 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है x की जगह। जब भी कभी ऐसा हो, जब x अपनी वैल्यू लगातार बदल रहा है, x अपनी वैल्यू लगातार बदल रहा है, इसका मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ y बिकॉज ऑफ x, है ना। एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू x या फिर y इज इक्वल टू साइन x, कोई भी अगर x, y और x के बीच में कोई इक्वेशन दी है ना, तो ऐसा मान लो कि वो कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई दूसरा कंस्ट्रेंट दिया हो। जैसे याद करो अपन ने कंस्ट्रेंट दिया था x इज होल नंबर, याद आ रहा है। जब तक वैसा कंस्ट्रेंट ना दिया हो, x के लिए वैसा कोई कंस्ट्रेंट या कंडीशन ना दी हो, तब तक के लिए y और x के बीच में लिखी गई कोई भी इक्वेशन का मतलब है कि y x के साथ साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। जनरली ऐसा होता है, मैथ्स में आप काफी एक्सेप्शंस पढ़ोगे, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये सब पढ़ोगे आप मैथ्स में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम फिजिक्स में जनरली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को नहीं पढ़ते हैं, तो उसको भूल जाते हैं, है ना। अभी के लिए अपन मानेंगे सारे फंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं, सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है। देखो ब्रेक इसको बोलते हैं, ऐसा लिया फिर एक जगह पे कुछ नहीं था, फिर एक कुछ और वापस शुरू हो गया, फिर यहाँ फिर ऐसा, ऐसा ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार वेरिएशन है ना, कंटिन्यूटी है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये था फंडा ऑफ मीन, है ना, ये था फंडा ऑफ मीन, ये था फंडा ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो सवाल दिए हैं, है ना, मैंने जो आपको सवाल दिए हैं, आप उन सवालों को बनाने के अब काबिल हो चुके हो। अब क्या हो चुके हो, काबिल हो चुके हो। तो यहां से अब ट्राई करना है उन सवालों को बनाने का जो मैंने आपको दिए हैं। मैं जानता हूं मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, है ना, तो उनको आप अब चाहो तो एक एक करके क्लियर करते जाओ जो भी क्वेरीज हैं। लेकिन क्योंकि अभी समय 9 o'clock हो रहा है, इट्स 9 o'clock, राइट, तो मैं चाहूंगा कि आपका समय बचे, आपके जो भी क्लासेस और दूसरे ट्यूशंस हैं आप वो अटेंड कर सको। तो अगर आपके कोई ट्यूशंस और क्लासेस हैं इसके बाद, सो फील फ्री टू रेज योर हैंड, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। अगर कोई अभी ट्यूशन और क्लासेस हैं तो हैंड अप कर लो, अदरवाइज हैंड डाउन कर लो। हैं अभी, ठीक है, कार्तिकेया महेविश की क्लासेस हैं, उनके हैंड रेज्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी अभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, महेविश की क्लास है, ठीक है। महेविश क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, अपन एक साथ आप लोगों के डाउट्स भी लेते हैं, क्वेरीज भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो आपने लिखा है, राइट, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कुछ रह गया हो तो उसको फिनिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ कार्तिक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स, वन बाय वन वील गो, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पेज, राइट, आगे बढ़े। ये हुआ सेकेंड पेज, राइट, ये हुआ थर्ड पेज,
फिर अपन आ जाते हैं, अपन ने कैसे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस बनाए है ना। फिर अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन को और भी अच्छे से समझा कि अपन को कैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है ना, ये अपन ने देखा। राइट राइट। उसके बाद हमने फिर क्या देखा अपन ने प्रूफ देखा है ना, प्रूफ देखा कि कैसे जो अपन ने एरिया अंडर द कर्व निकाला था वाया इंटीग्रेशन, वो वाया ज्योमेट्री अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो कैसे उसके इक्वल आ जाता है, ये अपन ने देखा। राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वाज हमने मीन की परिभाषा देखा कि मीन होता क्या है ना। मीन को हमने देखा दो चीजें होता है, या तो वो कंटिन्यूअस रेल्म में होता है या डिस्क्रीट रेल्म में होता है ना। तो डिस्क्रीट की दुनिया में अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं है ना। डिस्क्रीट की दुनिया में अपन समझते हैं जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हैं, आप उनको सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इससे मीन निकलता है, अपन जानते थे। राइट, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा था, कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा था, इसलिए फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल दिया। अब फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b। राइट, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, b माइनस a आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से मीन का फॉर्मूला आया। उसके लिए अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर यहाँ इसको सॉल्व किया। राइट, अब यहां से आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप आज ही रात को 9 बजने से पहले मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो। राइट, आपके ग्रुप में ऑलरेडी फॉरवर्डेड है ना, ग्रुप में ऑलरेडी फॉरवर्डेड है। तो इस असाइनमेंट को आपको सबमिट करना है, और उसमें जो भी क्वेरीज आए आज तक, कल की क्लास आज की क्लास में जो भी क्वेरीज हो, आप उसको साथ में लेते हैं। सारे क्वेरीज को अपने पास नोटपैड में रखो। अब तक जो भी दिमाग में क्लियर पिक्चर बनी है उसका यूज करके इस असाइनमेंट को बनाना है। अपने पास टाइमर जरूर रखना है ना, कीप अ टाइमर विथ यू। भले देखना मत इनिशियली कि कितना समय लगता है, बस एक टाइमर रख के रख देना साइड में, और बनाते जाना अपनी नॉर्मल स्पीड से। ठीक है, साथ में लेक्चर कॉपी ओपन करके रख लो ताकि आप देख सको क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अपन मिलते हैं है ना, वील मीट अप। राइट, आई गिव यू द टाइम एंड डेट, उस पर अपन मिलते हैं और इन सारे सवालों को डिस्कस करते हैं। आपके असाइनमेंट को जो अभी आपको मिला है पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। क्लियर है? राइट, ओके, राइट। सो लेट अस साइन ऑफ। आप में से कुछ बच्चों की भी क्लास है। राइट, सो आई साइन ऑफ। राइट, अपने जो भी क्वेरीज है उसको प्लीज लिख लीजिए अपने पास, एंड वील टेक ऑल द क्वेरीज टुगेदर। जो भी अभी तक क्लियर हुआ है उससे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक्स अ लॉट।